इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस शानदार दौरे के बाद, यानी एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां पर इंडिया को एकदम हल्के में लिया जा रहा था, वहां पर कैप्टन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम को 2 मुकाबले जिताए और आखिरकार ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुआ। उसके बाद मानो कि गिल भारतीय टीम के लिए एक वरदान से साबित हो गए हों, क्योंकि बीसीसीआई, इंडियन टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से शुभमन गिल को अब देख रही है, माना यह जा रहा है कि वो फ्यूचर में आने वाले तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात कप्तानी की नहीं, फिलहाल T20I टीम में आने की बात हो रही है, क्योंकि हमने अभी कुछ ही समय सुना कि रोहित शर्मा को अब शायद से बीसीसीआई कंसीडर नहीं करने वाली है ओडीआईज के लिए। हालांकि वहां तो बात होनी है, लेकिन अब अभी टीम इंडिया को जो अपना अगला असाइनमेंट खेलना है वो है एशिया कप 2025, और एशिया कप 2025 इस बार आपको ओडीआई फॉर्मेट में नहीं बल्कि T20I फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ऐसे तौर पर अब आप लोग कहोगे कि अगर बीसीसीआई और टीम इंडिया शुभमन गिल को T20I टीम में लाने के बारे में सोच रही है तो इसमें गलत क्या ही है, और क्यों आपको इतनी ज्यादा उनसे जलन हो रही है? तो यहां पर जलन वाली बात नहीं है, यहां पर आपको एक बार समझना चाहिए, जो टीम इंडिया के प्रेजेंट ओपनिंग पेयर है उसमें कोई भी और जरा सा भी कमी नहीं है। क्योंकि अगर हम कमी रहती तो पिछले जितने भी हम 3-4 T20I सीरीज खेले हैं वहां पर हमने एक भी T20I सीरीज गवाया नहीं है। अभी पिछला हमने इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20I श्रृंखला खेली थी, जहां पर हमने इंग्लैंड को 4-1 से हराया। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका से 4 मुकाबलों की सीरीज खेले थे, तो हमने साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया। उसके पहले हमने बांग्लादेश के साथ खेला था, तो बांग्लादेश के साथ भी हमने उनको व्हाइट वॉश कर दिया था। और मजेदार बात यह है कि वहां पर ना ही शुभमन गिल, ना ही उनके साथ जायसवाल और ना ही साई सुदर्शन तो अभी डेब्यू भी नहीं हुआ है। ऐसे तौर पर अब इन तीनों खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एशिया कप के लिए बातें चल रही है कि ये तीनों खिलाड़ी एज अ ओपनिंग बैकअप या फिर ओपनर, फर्स्ट ओपनर के रूप में ही इनको देखा जा रहा है। और इसमें सीधा सीधा बात यही है कि इंग्लैंड के दौरे पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने किया है, उनको कहीं ना कहीं टीम में लाने की बातें चल रही है। लेकिन उनको लाने से पहले दरअसल आपको यह भी सोचना चाहिए, वो कहते हैं ना, जो टूटा नहीं उसे जोड़े क्यों। तो आपकी भारतीय टीम की जो जोड़ी है इस समय टूटी ही नहीं है, तो आप उसे जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर आप अभिषेक शर्मा को बाहर करते हो तो इस पर आप पे बहुत ही बड़ा सवाल उतरेगा, क्योंकि वर्ल्ड में T20I रैंकिंग में जो नंबर 1 बैट्समैन है यानी अभिषेक शर्मा, अगर आप उनको बाहर करते हो तो किस वजह से बाहर करोगे? वहीं पर बात आती है अगर संजू सैमसन पे, तो आपको देखना चाहिए पिछले 8 पारियों में से इस बंदे ने 3 शतक लगाए हैं और क्या ताबड़तोड़ टीम इंडिया के लिए कीपिंग भी की है। यानी सारी जगहों को इस खिलाड़ी ने भी फील किया है और हर एक दोनों खिलाड़ियों ने हर एक चीज को फील किया है। अब आप लोग कहोगे कि सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं, तो आखिरकार किसको बाहर जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया की जो T20I जो अभी टीम है उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हमारी T20I श्रृंखला चल रही है वैसे ही चलती रहे। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि टीम इंडिया को जैसे ही एशिया कप अपना फाइनल खेलेगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि टीम इंडिया अपना एशिया कप के इस बार भी फाइनल में जगह बनाने वाली है। ऐसे तौर पर जब हम एशिया कप का फाइनल खेलेंगे यानी 28 सितंबर को, उसके बाद महज 3 दिनों के बाद ही टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो जो श्रृंखला है उसका आगाज करना है। यानी 2 तारीख से ये श्रृंखला कोलकाता में आगाज हो जाएगा, यानी उसके सिर्फ 3 दिनों के बाद ही। यानी जो हमारी समय टेस्ट के ओपनर्स हैं, जो हमारे टेस्ट के खिलाड़ी हैं, ऐसे तौर पे अगर वो एशिया कप का हिस्सा रहेंगे और सिर्फ 2 दिनों के बाद ही उनको रेस्ट लेके और तीसरे दिन वो श्रृंखला भी खेलनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो श्रृंखला भारत में ही है, लेकिन इससे ये नहीं क्लियर होता कि आप इन खिलाड़ियों को भी T20I में जगह दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे अभिषेक शर्मा ने कुछ गलत किया ही नहीं है, संजू सैमसन ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप इनकी जगह पर इनको क्यों लाने की बातें कर रहे हो? हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो अब शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बनाया जा रहा है और वो तीनों फॉर्मेट में आपको रेगुलर खेलते हुए दिखेंगे। वहीं पर जायसवाल के ऊपर भी यही बातें चल रही है। वहीं पर अगर आईपीएल में इन दोनों खिलाड़ियों को अगर आंकड़े की बात करें तो हालांकि अभिषेक शर्मा कम मैचेस खेले हैं और जायसवाल अभिषेक शर्मा से ज्यादा खेले हैं, गिल ने ज्यादा मैचेस खेले हैं, तो ऐसे तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट की बातें करोगे तो अभिषेक शर्मा ने इन दोनों खिलाड़ियों को पछाड़ा है और अभी तक के अपने एक छोटी सी इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में भी अभिषेक शर्मा इन दोनों खिलाड़ियों से स्ट्राइक रेट में काफी ज्यादा आगे हैं। हालांकि शुभमन गिल की अगर मैं स्ट्राइक रेट की बातें करूं तो 129 की है आईपीएल में 65 मुकाबले खेलने के बाद, जो एक थोड़ी सी डाउटेबल जरूर लगती है, क्योंकि अक्सर इनको क्लासिक शॉट्स खेलने के लिए जाता है। हालांकि ये तेज तर्रार पारियां भी खेलते हैं, लेकिन रेगुलर उस फॉर्म को नहीं कंटिन्यू रख पाते हैं। यानी वो आपको अभिषेक शर्मा जैसे तेज तर्रार और तूफानी पारी खेलकर नहीं दे सकते। वहीं पर हमारे लिए जायसवाल, जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, जिन्होंने रन भी अच्छे बनाए, 65 मुकाबले में तकरीबन 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 150 से प्लस इनका स्ट्राइक रेट है, यानी हर एक चीज इन्होंने काफी बेटर की है। तो इससे समझ आता है, आप इनके भी बारे में देख सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि इनके जगह किसको जगह इनको लाना है। अभी हमें कुछ समय पहले सुना था कि टीम इंडिया अब 3 टीमों को बनाना चाह रही है, और हमने देखा भी वो इतने सारे हमारे बिजी शेड्यूल्स हो गए थे कि हमको T20I खेलना था, सारे खिलाड़ियों को वर्कलोड का मैनेजमेंट भी देना था, हमें T20 की टीम बनानी थी, ओडीआई सब इतने ज्यादा हो नहीं रहे हैं। ऐसे
ऐसे तौर पर टीम इंडिया ने टेस्ट और टी20 टीम को अलग अलग किया और दोनों टीमें अलग अलग जगह जाकर बेटर परफॉर्म कर रही हैं। अब ऐसे तौर पर दोनों टीमों को मर्ज करने की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि जो टीम टी20 में है उस टीम को वैसे ही रहने देना चाहिए, एक आधा बदलाव आप कर सकते हैं, बाकी इतने ज्यादा मैसिव चेंज आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस टीम ने काफी बेटर परफॉर्म किया है और सूर्य कुमार यादव भी अब फिट हो चुके हैं, वो भी तब तक आपको टीम इंडिया में वापस आते हुए दिखेंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि बीसीसीआई इतनी सारी चीजों को अपने सामने रखते हुए भी क्या कुछ बड़ा बदलाव करती है। मैं आपके सामने एक पोस्टर लगा दूंगा, एक फोटो लगा दूंगा और इसमें से उन मिनिमम खिलाड़ियों का वही खिलाड़ी हैं जिनको एशिया कप के स्क्वाड में लिया जाना है। एशिया कप का स्क्वाड 2 से 4 दिनों में, मिनिमम एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे तौर पर यही वो खिलाड़ी हैं जो शॉर्टलिस्ट हैं, जिनसे स्क्वाड 17 खिलाड़ियों का आने वाला है। आप जरूर बताइएगा कि इन 17 खिलाड़ियों में से मिलाकर इन खिलाड़ियों को मिलाकर कौन से वो 17 खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं।